नमस्कार साथियों, दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आरएक्स और एआरएक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने एसन रिएक्शन के उदाहरण पढ़ लिए थे। नाभिक्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण थे वो अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं कि जो आरएक्स है, इन आरएक्स की और कौन कौन सी रिएक्शन है। तो मैंने आपके आरएक्स के रिएक्शन में 4 बताई थी। एक तो बताया था एसन रिएक्शन, दूसरा बताया था विलोपन अभिक्रिया, तीसरे नंबर पे बताया था धातु से क्रिया और चौथे नंबर पे बताया था अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना, ये 4 प्रकार की अभिक्रिया थी। आज अपन इस पार्ट में विलोपन अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया तीनों ही पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बिना देर की अपन बात करते हैं विलोपन अभिक्रिया। अब देखो कितने नंबर पे आ रहा है। पहली अभिक्रिया थी नाभिक्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो दूसरी क्या होगी, विलोपन अभिक्रिया। तो ये अपने 2 नंबर पे आ जाएगा विलोपन अभिक्रिया। एक दोस्तों मैं आपसे कहने चाह रहा था कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे द्वारा आपको अभी कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक है ना, देखो किस तरह से विलोपन अभिक्रिया होती है। तो यह अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है और तापमान जो होता है वह अधिक होता है। पहली बात क्या है, अल्कोहलिक क्षार होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, तापमान ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात इसके अंदर आती है कम ध्रुवीय माध्यम होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहीं अपन देखते हैं कि कई बार विलोपन अभिक्रिया के बजाय अगर ध्रुवीय माध्यम ले लेते हैं तो एसन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ कि एसन रिएक्शन और विलोपन अभिक्रिया दोनों में दोस्तों कंपटीशन चलती है कि कई कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर वही आरएक्स एसन अभिक्रिया देता है और कंडीशन ऐसी होती है कि वही आरएक्स विलोपन अभिक्रिया देता है। देखो किस तरह से इस विलोपन अभिक्रिया को आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CH2 Cl, ये आपका एक एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी अल्कोहलिक NaOH से, यानी NaOH में घुला हुआ अल्कोहल है। NaOH में घुला हुआ अल्कोहल है। जब आप इससे अभिक्रिया करवाएंगे, जब आप इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से तो Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये Na मिलकर के बना लेगा दोस्तों NaCl, मिलकर के बना लेगा दोस्तों NaCl। अब बात करते हैं ये जो OH है और यहाँ से H निकलेगा, OH प्लस H मिलकर के बना लेगा H2O, मिलकर के बना लेगा H2O। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गए, पहले 3 थे, अब बच गए कितने, 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, बस 2 हाइड्रोजन के साथ ये भी जोड़ दिया और ये बन गया एल्केन। ये क्या बन गया दोस्तों, एल्केन। ये तो एक सिंपल सी अभिक्रिया है। ठीक है ना। अगर यदि मैं बात करूँ इसकी क्रिया विधि किस तरह से होती है, इसकी क्रिया विधि, हालांकि आपके सिलेबस में क्रिया विधि नहीं है, फिर भी अपन कुछ उदाहरण देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करता हूँ, एक और उदाहरण ले लेता हूँ दोस्तों, CH3 CH2 CH और CH3 और यहाँ से मैं Cl जोड़ देता हूँ। कंडीशन वही है, NaOH कौन सा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए और इसकी रिएक्शन करवा देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये तो Cl बाहर निकलेगा Na के साथ, तो मिल जाएगा दोस्तों NaCl। ये OH है। अब देखो कंडीशन क्या है, देखिए दोस्तों, जिस कार्बन से ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन।
और बाद वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। अब देखिए ये जो क्लोरीन है ये इस पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पास वाला क्या होगा अल्फा, और इसके दोनों पास वाले क्या होंगे बीटा, दोनों पास वाले क्या होंगे बीटा, और लास्ट वाले क्या होंगे गामा, सॉरी हाँ अल्फा बीटा गामा, इस तरह से चलेगा। तो देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा वो बीटा परमाणु से निकलता है, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वहाँ से निकलेगा। अब देखिए इसमें दो बीटा कार्बन है, एक पहले वाला और एक ये दूसरे वाला, तो दोनों में से अलग अलग हाइड्रोजन निकलेगा। पहली स्थिति में क्या कर रहा हूँ, जो एक नंबर का कार्बन है 1 2 3, एक नंबर का कार्बन है वहाँ से मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, वहाँ से क्या कर रहा हूँ दोस्तों हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ। देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ये मैंने नंबर डाल दिए। सबसे पहले काम क्या कर रहा हूँ मैं, 1 नंबर वाले जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या निकलेगा CH3 CH CH, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और H2O तो बाहर निकालना ही है H2O। अब देखो क्या हुआ, ये बन गया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकालें तो क्या बनेगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 प्रोडक्ट बने। कितने प्रोडक्ट बने साथियों, 2 प्रोडक्ट बने, एक तो बना है ये वाला प्रोडक्ट और एक बना है ये वाला। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, और इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। हाँ, इसके लिए एक नियम होता है दोस्तों, वो है सेटजेफ नियम। सेटजेफ नियम देखो क्या कहता है सेटजेफ नियम, पहले अपन बात कर रहे हैं सेटजेफ नियम की, तभी आपको मैं बताऊंगा कि ये वाला जो एल्कीन है 1 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन है, इनमें से ज़्यादा कौन बनेगा, इनमें से ज़्यादा कौन बनेगा। तो जो एल्कीन, एक बार नियम लिख देते हैं, जिस एल्कीन में उस एल्कीन का निर्माण होगा जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन पर प्रतिस्थापित अधिक है, क्या है, अधिक है। देखिए किस तरह से इसमें द्विबंध पे जुड़े प्रतिस्थापित अधिक आते हैं। पहली बात करते हैं ये वाला एल्कीन है, अब एल्कीन का एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इस पर तो दोनों क्या है हाइड्रोजन है, इस पे एक क्या है हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन पे 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए। अब इसकी संयोजकता पे क्या हो गया, एक एथिल समूह है, केवल और केवल क्या है, एक एथिल समूह है, मतलब इसको बोल सकता हूँ एक सब्स्टिट्यूट, 1 सब्स्टिट्यूट, एकल प्रतिस्थापी है। जबकि इसके अंदर देखो इस पे एक हाइड्रोजन ही है, इस पे भी एक हाइड्रोजन ही है, लेकिन यहाँ इस साइड में एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और इस पे भी क्या जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह, यानी कितने प्रतिस्थापित हो गए, 2 मैथिल समूह हो गए। इसका मतलब ये हो गया 2 सब्स्टिट्यूट, यानी 2 प्रतिस्थापी है। ये एल्कीन द्विप्रतिस्थापित है और ये एल्कीन एकल प्रतिस्थापित है। तो नियम क्या कह रहा है, द्विबंध से जुड़े प्रतिस्थापितों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस पे प्रतिस्थापित 1 है, कम है, इस पे प्रतिस्थापित 2 है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो एल्कीन है 1 ब्यूटीन वो बनेगा कम मात्रा में, ये बनेगा दोस्तों कम मात्रा में, जबकि 2 ब्यूटीन जो है वो बनेगा अधिक मात्रा में। अब देखिए जो कम मात्रा में बना है इसकी परसेंटेज भी कुछ किताबों में लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 20% लिखी है, और 2 ब्यूटीन जो है इसकी प्रतिशत लिखी हुई है साथियों 80%। आगे बात समझ में,
तो ये थी अपने सर्जेफ नियम के अनुसार। तो देखिए क्या कह रहा है सर्जेफ नियम, जब विलोपन अभिक्रिया के द्वारा 2 या 2 से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो उस एल्कीन का निर्माण अधिक होगा जिस पर प्रतिस्थापितों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। 1 ब्यूटीन में 1 प्रतिस्थापित है जबकि 2 ब्यूटीन में 2 मैथिल समूह प्रतिस्थापित यानी 2 प्रतिस्थापित है, इसलिए इसका निर्माण अधिक होगा और ये आप याद रखें। हाँ, तो विलोपन अभिक्रिया के ही बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से कोई भी विलोपन अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया देता है और कभी कंडीशन में SN अभिक्रिया वर्सेज विलोपन अभिक्रिया, दोनों की कंडीशनें क्या हैं, दोनों की कंडीशनें क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ SN अभिक्रिया किस कंडीशन में देता है और विलोपन अभिक्रिया किस कंडीशन में देता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ SN अभिक्रिया वर्सेज विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया देखो किस तरह से दोनों में अंतर होती है। पहली बात करें कि यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया अधिक ध्रुवीय माध्यम में, और ये जो अभिक्रिया होती है कम ध्रुवीय माध्यम में होती है। ठीक है, SN जो अभिक्रिया है वो अधिक ध्रुवीय में होगी जबकि विलोपन अभिक्रिया होगी वो कम ध्रुवीय माध्यम में होगी। हाँ, कैसे देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा मैं दर्शाने वाला हूँ। देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CH2 और यहाँ लगा दिया Cl, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने NaOH AQ का मतलब क्या होगा, जलीय। जल के अंदर जब ये अभिक्रिया, जलीय माध्यम में जब ये अभिक्रिया होगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा साथियों CH3 CH2 Cl OH, क्या आ जाएगा OH, प्लस यहाँ से निकल जाएगा NaCl, प्लस यहाँ से निकल जाएगा NaCl। देखो क्या किया मैंने यहाँ से NaCl को बाहर निकाल दिया और जो क्लोरीन है उसकी जगह पे OH ला करके अटैच कर दिया। ये क्लोरीन की जगह पे मैंने क्या ला करके अटैच कर दिया दोस्तों, OH ला करके अटैच कर दिया। अब बात करते हैं इधर, तो देखिए अभी मैंने लिया था ये रिएक्शन, तो अभी मैंने लिखा ही है CH2 CHCl और इसकी अभिक्रिया क्या करवा दें NaOH, और माध्यम कौन सा ले लें, अल्कोहल। माध्यम कौन सा ले लें साथियों, अल्कोहल। तो अभी क्या बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी दोनों में डिफरेंट क्या है, उपरोक्त दोनों अभिक्रिया में डिफरेंट क्या है। एक के अंदर मैंने जल लिया एक्वस, AQ का मतलब ही क्या है एक्वस, जल है, और एक के अंदर मैंने लिया अल्कोहल, क्या ले लिया अल्कोहल। अब आपको पता है अल्कोहल कम ध्रुवीय है और जल ज्यादा ध्रुवीय है, मतलब अगर इनकी ध्रुवीयता का क्रम देखें, ध्रुवीयता का क्रम, तो ध्रुवीयता का क्रम में H2O ज़्यादा ध्रुवीय है अल्कोहल की तुलना में, तो ये दोस्तों अपने को अंतर याद रखना है कि जो SN रिएक्शन है वह अधिक ध्रुवीय माध्यम में, जिसकी ध्रुवीयता ज़्यादा होगी, आपसे पूछ लिया जाए, देखो RX अपन ने सेम लिया है, अभिकर्मक सेम लिया है, केवल माध्यम को चेंज किया है, एक में माध्यम जल ले लिया और एक में माध्यम अल्कोहल ले लिया। दोनों ही स्थिति में अपने को प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो वह अलग अलग है। अगर यदि पहले वाले में मिल रहा है तो वह अल्कोहल मिल रहा है जो कि अधिक ध्रुवीय माध्यम के कारण से बना, जबकि कम ध्रुवीय माध्यम में वही एल्के हैलाइड एल्कीन देता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो पहला अंतर था, दूसरे अंतर की ओर चलते हैं कि दूसरा अंतर और क्या है साथियों। तो देखिए दूसरा अंतर क्या है, इसमें अपन बात करते हैं दूसरे अंतर में जो पहला है, यह जो अभिक्रिया SN अभिक्रिया वह कम ताप पर संपन्न होती है, कम ताप पर पूर्ण होती है, और जो विलोपन अभिक्रिया है ये दोस्तों अधिक ताप पर पूर्ण होती है, अधिक ताप पर
पूर्ण होती है। अब देखिए इसका उदाहरण जो है वो RX में नहीं आएगा, इसका उदाहरण दूसरे प्रकार की जो क्रिया कारक है उसके लिए आता है। देखिए किस तरह से आ रहा है। मैंने ले लिया दोस्तों CH3CH2OH एथेनॉल ले लिया और इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवा दी और टेम्परेचर ले लेता हूं मैं 413 केल्विन। टेम्परेचर ले लिए 413 केल्विन। यही अभिक्रिया में जो क्रिया कारक है और प्रोडक्ट है वो मैं विलोपन अभिक्रिया के टर्म्स में ले रहा हूँ। विलोपन अभिक्रिया में क्या करेंगे, यही का यही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर, क्योंकि अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, टेम्परेचर, तो ये कम ताप पर पूर्ण होती है और ये अधिक ताप पर पूर्ण होती है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, राइज करेंगे तो क्या होगा। देखिए मैंने लिखा रिएक्शन CH3CH2OH, यहाँ ले लिया वही सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर ले लिया 443 केल्विन। देखिए दोनों में अंतर क्या है साथियों, तो दोनों में अंतर है ताप का, दोनों में अंतर है ताप का। देखिए किस तरह से आगे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। ये तो अभिक्रिया कौन सा है, ऐसा ना अभिक्रिया। तो मैं क्या करूंगा, इसके OH और इसके जो है इसमें से मैं इसके 2 मोल ले लेता हूं। तो देखिए मुझे मिल जाएगा CH3CH2 और इसके जो यहाँ स्थान है, जो यहाँ ये समूह बना है, यहाँ OH के स्थान पे मैं जोड़ देता हूँ OC2H5 और माइनस प्लस कर देता हूँ H2। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा और बना लेगा दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये जो अभिक्रिया है ये विलोपन अभिक्रिया है, अधिक टेम्परेचर पे संपन्न हो रही है, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों कम टेम्परेचर पे संपन्न हो रही है। मतलब आपको इन दोनों में कंपटीशन के बारे में भी याद रखना है कि किस कंडीशन में विलोपन अभिक्रिया होगी और किस कंडीशन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ये आपको याद रखना है। ऐसा अभिक्रिया कब देगा, विलोपन अभिक्रिया कब देगा, तो ये आपको 2 अंतर तो कम से कम एटलीस्ट आना ही चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट में कि जो अभिक्रिया है अपना वो है दोस्तों धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, धातु के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो है Na धातु के साथ। हाँ एक बात और याद रखें कि ये जब धातु के साथ जो भी अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, जो भी अपन अभिक्रिया करवाएंगे वो होगी दोस्तों सूक्ष्म ईथर, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। ये जो धातु के साथ अभिक्रिया होने वाली है वो अपने मुख्य रूप से सूक्ष्म ईथर की विलायक की उपस्थिति में होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। जो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसे बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया और पिछले 2-3 सालों से वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है वही आती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एल्केन है, एल्केन बनता है। पहली बात क्या है, एल्केन बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, सम संख्या वाले, सम संख्या युक्त कार्बन वाले एल्केन ही बनते हैं, एल्केन ही बनते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप C1 एक कार्बन वाला नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बना सकते हैं, C3 यानी प्रोपेन नहीं बना सकते हैं, C5 यानी पेंटेन नहीं बना सकते हैं। ऐसा एल्केन जिसके अंदर एक कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 5 हो और इसी तरह से उसका निर्माण आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
और क्या इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो RX है, RX की तुलना में, RX की तुलना में एल्केन में कार्बन की संख्या दुगनी होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना। जितना RX मतलब RX में अगर 1 कार्बन है तो एल्केन 2 कार्बन का होगा, RX में 3 कार्बन है तो एल्केन 6 कार्बनों का होगा, RX में 10 कार्बन है तो एल्केन में 20 कार्बन होगा। याद रह जाएगा। चलो ये आप अच्छे तरह से याद कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं रिएक्शन में। RX, इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? तो होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या मिलेगा? R और R आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। NaX ले रखा है यहाँ, तो NaX यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने ले लिया CH3Cl और इसकी अभिक्रिया करा दी 2Na से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर में। तो बनेगा क्या? CH3 प्लस NaCl। इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 कार्बन ले लेता हूँ, CH3CH2Cl, और यहाँ पे मिला देता हूँ Na। 2 मोल ही लेने हमेशा। किसकी उपस्थिति में होगी? इस एरो का मतलब ही दोस्तों सेम सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा? 2 कार्बन है तो बन जाएगा क्या? 4 कार्बन का CH3 प्लस मिल जाएगा, हाँ ये 2 बार आएगा सब जगह, 2NaCl। याद आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब बात करते हैं, अगर यदि मैं 2 अलग अलग प्रकार के RX ले लूँ, इसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों। अगर यदि मैं 2 अलग अलग प्रकार के RX ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? पहला, मिश्रित RX लेने पर, हाँ क्योंकि कुछ विद्वान साथी बोलेंगे सर मिश्रित ले लें तो क्या होगा। जैसे कि मैंने ले लिया CH3Cl प्लस मैंने ले लिया CH3CH2Cl, 2 प्रकार के ले लिए। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? Na से। ठीक है। अब जब Na से करवा दी तो इसके में 3 प्रोडक्ट मिलने की संभावना है। पहली कंडीशन क्या है? 2 ये RX आपस में जुड़ जाए। दूसरी कंडीशन ये 2 RX आपस में जुड़ जाए। और तीसरी कंडीशन ये दोनों RX भी आपस में जुड़ जाए। मतलब क्या है? मतलब प्रोडक्ट 3 प्रकार से मिलने की संभावना है। पहली स्थिति हो गई कि 2 CH3 मिल जाए, तो पहली स्थिति 2 CH3 मिल जाए, एक प्रोडक्ट। दूसरी स्थिति 2 एथिल क्लोराइड आपस में मिल जाए, मिल जाएगा CH3CH2CH3। तीसरी स्थिति एक ये मिल जाए और एक ये मिल जाए, तो तीसरी स्थिति में क्या बनेगा? ये तीसरी स्थिति है CH3CH2CH3, ये दूसरी स्थिति है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब अपने को इससे क्या मिल रहा है? ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। इसे बोलते हैं मिश्रित एल्केन। अगर यदि आप मिश्रित एल्किल हैलाइड लेते हैं तो आपको एल्केन भी क्या मिलेगा? मिश्रित। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 3 कार्बन का बना दिया आपने। बिल्कुल दोस्तों बनेगा। अगर आप मिश्रित एल्किल हैलाइड लेते हैं तो आपको मिश्रित एल्केन मिलेगा। ये जो अभिक्रिया है दोस्तों, ये कहाँ काम आती है? ये कहाँ काम आती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिश्रित RX कब लेते हैं? तो जब हमें एल्केन को पृथक करने की आवश्यकता ना हो, उसके लिए ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है ना? उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अपन बात करते हैं
पहली अभिक्रिया होगी सोडियम धातु से, दूसरी अभिक्रिया है लिथियम धातु से, Li से क्रिया। अगर Li से क्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, वही जो लिथियम है उस लिथियम की जगह सॉरी जो हेलोजन है उसकी जगह पे लिथियम आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ एल्किल लिथियम का निर्माण होता है, एल्किल लिथियम एल्किल लिथियम, इसे बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, एल्किल लिथियम का निर्माण होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, एल्किल लिथियम का निर्माण होगा। जैसे कि मैंने लिख लिया CH3CH2Cl, इसकी अभिक्रिया करवा दी लिथियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो हमेशा याद रखो सूक्ष्म ईथर, ये भी मैंने लिख दिया था, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में होगी। एक लिथियम से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो LiCl होगा, बचेगा दूसरा लिथियम तो दूसरा लिथियम यहाँ जुड़ जाएगा CH3CH2Li। इसको बोलते हैं लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक, लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक। और ये जो साथियों लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक है, इसको जो IUPAC में, तो ये एल्किल समूह है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। हाँ, इसके बारे में और बात करते हैं। इस एल्किल लिथियम को और क्या बोलते हैं, तो इस एल्किल लिथियम को बोलते हैं सुपर गिन्यार अभिकर्मक, क्योंकि ये जो गिन्यार अभिकर्मक है उसकी तुलना में ये कई गुना ज़्यादा क्रियाशील होता है। चलो और देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर हो गया, तीसरे नंबर पे बात करते हैं Mg से क्रिया। Mg धातु से क्रिया करवा देते हैं तो क्या बनाता है, Mg धातु से क्रिया करवा के बनते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को बोलते हैं गिन्यार अभिकर्मक, इसी का नाम है गिन्यार अभिकर्मक। जैसे कि मैंने लिख दिया RX, इसकी अभिक्रिया करवा दो Mg धातु से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, वही है सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंसी में। तो Mg क्या होगा दोस्तों, इस R और X के बीच में जाकर के अटैच हो जाएगा, इसी को बोलते हैं गिन्यार अभिकर्मक। देखिए मैंने लिख दिया CH3Cl और इसकी अभिक्रिया करवा दी Mg धातु से, मिल जाएगा क्या, CH3MgX। इसको बोलते हैं एल्किल की जगह क्या आ गया, मैथिल आ गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम, क्लोरीन है तो आ जाएगा क्लोराइड। अगर फ्लोरीन होता फ्लोराइड, ब्रोमीन होता ब्रोमाइड और आयोडीन होता आयोडाइड। मैथिल है तो मैथिल आ गया, एथिल होता तो एथिल, प्रोपिल होता तो प्रोपिल। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पे, सॉरी 3 तो हो गया, चौथे नंबर की बात करते हैं जिंक धातु से क्रिया। जिंक धातु से क्रिया, अगर जिंक धातु से क्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, तो स्पेशल स्थिति है, अगर एथिल क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, एथिल क्लोराइड लेते हैं, तो एथिल क्लोराइड स्पेशल कंडीशन है, बनाता है डाई एथिल जिंक, और इस डाई एथिल जिंक को ही स्पेशल नाम देते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजेंट बनता है ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। चलो देखिए किस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे रिएक्शन ले लिया
H5Cl। इसकी अभिक्रिया करवा दी Zn धातु से। किससे करवा दी? Zn धातु से। क्या मिल जाएगा? इसके 2 मोल ले लेंगे क्योंकि डाईएथिल लिखा हुआ है, तो C2H5Zn C2H5 प्लस जिंक 2 मोल ले लेंगे तो ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, और इसी को बोलते हैं डाईएथिल जिंक। अगर यदि यहाँ मैथिल होता तो एथिल मैथिल जिंक, प्रोपिल होता तो डाइप्रोपिल जिंक। इस तरह से अपन इसका नाम कर देते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, 4 हो गई, 5वें नंबर पे आ जाती है NaPb मिश्र धातु से क्रिया। इससे क्रिया करके यह बनाता टेल। क्या बनाता दोस्तों? टेल। क्या बनाता है? टेट्रा एथिल लेड, और इसी को बोलते हैं TeL। महत्वपूर्ण यौगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। टेट्रा एथिल लेड बनाता है। और क्या है इसके बारे में महत्व एक बार बता देता हूँ। ये जो अपने पेट्रोल होती है, पेट्रोल है ना, पेट्रोल की ज्वलनशीलता को कम करने में किया उपयोगी। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, वहाँ लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। वहाँ लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। उसका मतलब है उसके अंदर तेल नहीं मिलाया गया है। अगर यदि तेल मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं शीशा युक्त पेट्रोल। क्या बोलते हैं? शीशा युक्त पेट्रोल। पुराने समय में पेट्रोल की ज्वलनशीलता को कम करने के लिए, पेट्रोल में आसानी से आग न लगे, जो पेट्रोल पंप पे बड़ी टैंक होते हैं, उच्च ताप के कारण से उसमें आग लग जाती है, विस्फोट हो जाती है, तो उसकी ज्वलनशीलता को कम करने के लिए इसमें मिलाया जाता है तेल, टेट्रा एथिल लेड। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों, जब यह वाहनों में आता है और वाहनों में जब इंजन के जलने से जो धुआं बाहर निकलता है उसमें लेड बाहर निकलने लग गया। इस लेड के कारण से श्वसन से संबंधित कई सारी बीमारियां हो गई। यानी इसके उपयोग करने से, अगर यदि मैं बात करूं, इसके उपयोग करने से वो एक तो क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा इसका क्या हो रहा है? मानव में श्वसन रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, श्वसन संबंधित रोग भी हो रहे हैं। इस कारण से आजकल इसे शीशा रहित पेट्रोल देने लगे। पेट्रोल पे उस पे लिखा होगा अनलीडेड पेट्रोल, अनलीडेड LEA, अनलीडेड पेट्रोल, शीशा रहित अनलीडेड पेट्रोल, यानी शीशा रहित पेट्रोल। ये लिखा होता है उस पेट्रोल पंप पे, आप देखें ध्यान से। तो उसका कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण न हो और मानव में श्वसन संबंधी बीमारी न हो। इस समस्या से को बचने के लिए पहले जब अपन नहीं जानते थे तो उसमें पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिला देते थे। वर्तमान समय में अब इसका प्रचलन बंद हो गया। हाँ, एक बात और कहूँगा, ये जो अपने गैस सिलेंडर होती है, गैस की जो टंकी होती है LPG वगैरह की, इसके अंदर मिलाते हैं दोस्तों एथिल, या IUPAC नाम लिख देते हैं, एथेन थायोल मिलाते हैं, या एल्किल मरकैप्टो मिलाते हैं। ये आप याद रखें। चलो देखो रिएक्शन किस तरह से होती है। C2H5Cl
अब नाम लिखा हुआ है क्या, टेट्राएथिल, तो अपने को क्या लेना है, 4। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, PbNa से, PbNa से। देखिए जब PbNa से रिएक्शन करवा देंगे, रिएक्शन भी क्या होगा, शुष्क ईथर की प्रेजेंसी में होगी, है ना, हमेशा वही ले रहा हूँ। तो यहाँ से 4 क्लोरीन है, तो 4 Na से मिलकर के 4 NaCl बाहर निकाल दो। फिर बनेगा क्या, टेट्राएथिल, तो C2H5 का होल 4 और Pb, ये 4 बार हो गया, प्लस यहाँ से 3 Pb यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, C2H5 का होल 4, Pb को ही बोलते हैं टेल, TEL, इसी को बोलते हैं टेल। ये थी दोस्तों धातु से क्रिया। अब अपन बात करते हैं इसके जो अगली अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया, चौथे नंबर पे है, हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। देखिए किस तरह से इसको अपचयन अभिक्रिया में करवाता हूं। चौथे नंबर पे हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। पहले नंबर पे कौन सी थी, तो पहले नंबर पे थी दोस्तों ऐसन, दूसरे नंबर पे कौन सी थी, विलोपन, तीसरे नंबर पे कौन सी थी, मेटल, और चौथे नंबर पे है अपचयन। बहुत ही छोटी सी अभिक्रिया है, अपचयित होकर के RX का अपचयन, RX का अपचयन एल्केन में होता है। किस में होता है दोस्तों, एल्केन में। जितने कार्बन का RX होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। जैसे कि मैंने ले लिया RX और इसमें आपने जोड़ दिया अपचयन करवाने के लिए। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ता है और ऊपर लिख देते हैं अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ बनेगा क्या, एक हाइड्रोजन X की जगह पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, प्लस बना लेगा HX। अब अपचायक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपचायक पदार्थ में एक तो ले सकते हैं Zn प्लस HCl, दूसरा आप ले सकते हो Na प्लस C2H5OH, और क्या ले सकते हो, तीसरे नंबर पे ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, चौथे नंबर पे लिख सकते हो सोडियम बोरो हाइड्रेट, और पांचवें नंबर पे ले सकते हो रेड फॉस्फोरस प्लस HA। आप इनमें से कोई सा भी अपचायक पदार्थ ले लो, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन। जैसे कि मैंने अभी क्रिया ले ली दोस्तों CH3CH2Cl, इसमें क्या करना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। अपचायक पदार्थ इनमें से कोई सा भी ले लो, मैंने ले लिया Zn प्लस HCl, मैंने ले लिया Zn प्लस HCl। क्या होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस CH2 समूह से जुड़ेगा, बनेगा क्या CH3CH3 प्लस HCl। यहाँ देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है C2, और यहाँ एल्केन में भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एल्केन निर्माण में काम में आती है। इसके बाद में दोस्तों अपना जो अगला टॉपिक आएगा वह है डाई हैलोजन व्युत्पन्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाई हैलोजन व्युत्पन्न।